राम का भी मुद्दा है, जो राम का नहीं है ना वो कोई काम का नहीं है। इसमें चिप लगती है, हैक हो सकता है। व्हाइट हाउस की अगर वेबसाइट हैक हो सकती है तो ये टेलीफोन, सेल फोन और ईवीएम तो कुछ नहीं है। ये विपक्ष को सिर्फ दो नाम से ही दिक्कत है, जय श्री राम और नरेंद्र मोदी से। दो नाम हटाओ दो विपक्षियों को तकलीफ ही नहीं है। ऐसा कौन सा है? हमारा ही पैसा हम ही को दे रहे हैं मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सीपी में और हमारे पास यहां पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे लोकसभा 2024 के मुद्दे के ऊपर। क्या ईवीएम से होना चाहिए चुनाव या बैलेट पेपर से होना चाहिए? तो आइए जानते हैं इनसे। चुनाव जो हैं वो ईवीएम से होने चाहिए, जिसमें एक तो फटाफट उसमें काउंटिंग हो जाती है, दूसरे उसका नतीजा विद इन 3 और 4 आवर्स में हो जाता है। इसलिए अच्छा यही है और इसमें सेफ्टी भी है, समय की बचत है, हैं जी। और इसमें सिक्योरिटी भी इतनी नहीं लगती जितनी पहले करीब 4-4 दिन लग जाते थे एक बैलेट पेपर को काउंट करने के लिए। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। अमेरिका जैसे इतना बड़ा देश ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहा है, तो फिर भारत को क्या जरूरत है? नहीं, भारत भी जो है अब वो विश्वगुरु होने जा रहा है, जैसे कि मोदी जी ने भी बोला है या दूसरे जितने भी नेता लोग हैं उन्होंने भी बोला है। लेकिन ये है कि हम भी अमेरिका के कंपैरिजन में आगे ही डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग कंट्री है हमारी। और अभी मैं यूके से ही आया हूँ पिछले 15 दिन पहले, तो मैंने वहाँ देखा बहुत ज़्यादा कोई वो ख़ास वो नहीं है। मैंने भी वहाँ पूछा था कि भाई ईवीएम से होना चाहिए या कुछ लोग हमारे यहाँ जो बोलते हैं कि भाई बैलेट पेपर्स वगैरह, वो सभी कहते हैं कि नहीं, ईवीएम से होना चाहिए। क्योंकि ईवीएम जो है एक तो सिक्योरिटी जो है एक दिन में ही ख़त्म वो हो जाती है। ऐसा देखने खबर आ रहा है कि हर जगह कहीं ना कहीं ईवीएम कभी कहीं गाड़ी से निकल रहा है, किसी के बंगले से निकल रहा है, तो ये तो ईवीएम में धांधली की खबर आ रही है हर जगह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो एजेंट होते हैं वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, वो उनके सामने ही सील वगैरह किया जाता है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये गलत है कि भाई धांधलेबाजी होती है। ये तो कोई एक दुष्प्रचार है, जैसे आजकल AI है जी, वो भी एक सेकंड कुछ भी बना लो, डीप फेक बन जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको क्या लगता है, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए? देखिए, चुनाव ईवीएम हो या बैलेट हो, अगर इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो मैं आर्टिकल पढ़ता रहा हूँ क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, ये ईवीएम के ऊपर बहुत समय से डिबेट चल रहा था। आप ये देखिए कि ईवीएम अभी भी ऑफलाइन क्यों है, ये ऑनलाइन भी तो हो सकते थे। अभी जितने हमारा जो इतना बड़ा इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर होता है कि ईवीएम मशीनें वहाँ पे वोटिंग होती है, फिर वो मशीनें सिक्योरिटी में ले जाई जाती हैं और फिर काउंटिंग होती है, वो ऑनलाइन भी तो हो सकता था। जैसे तुरंत वोट किया हमने, सर्वर पर अपलोड हो गया, लेकिन उसको छेड़खानी को रोकने के लिए ही हमने उसको ऑफलाइन रखे कि वो डिसेंट्रलाइज रहे। लेकिन आज जो है हर विपक्ष जो है जब जीत जाता है, देखिए ये तो पॉलिटिकल आंसर है, बहुत ही सिंपल सा है। जब जीत जाते हैं आप तो आप कहते हैं कि नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी, तेलंगाना में वो जीत गए, केरला में वो जीत गए, तो ये कहते हैं कि कोई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं। तो ये जाते हैं तो कहते हैं कि ये 3 जगह जीतते हैं, 1 जगह दे देते हैं, दान में देते हैं कि कोई शक न करे। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं देखिए, मेरा ये कहना है कि आप एक बार, बहुत सिंपल सी बात है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस समय एनडीए को फेस करना चाहती है वो अपनी लीडरशिप सामने रखे, वो अपना रोड मैप सामने रखे, जो कि पार्लियामेंट हाउस से भी कहा गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी उनका मत था उन्होंने रखा कि हम तो कहते हैं कि हम अपनी बात रखते हैं कि हम अगले 5 वर्षीय में इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। आप अपना रोड मैप बताइए, एक ऐसी लीडरशिप हमारे सामने खड़ा करिए कि जो हमसे टक्कर तो ले। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, आपके जो है इस माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस को वोट देने को तैयार हूँ, लेकिन हमारे पास वो विजन तो दें, वो एज अ पब्लिक हमें वो दिखे तो सही कि हाँ वो कौन है जो बात तो कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और मोदी जी जो बात कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वो मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये सब धार्मिक मामले की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें थोड़ा सा मैं आपको 10 सेकंड में हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा। अगर आप देखिए इंग्लैंड में, जो कि हमारे पूरी दुनिया में राज कर चुका है, लेकिन आप कभी देखिए वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, लेकिन आज भी वहाँ की जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग पावर है वो राजा और रानी है।
आप देखिए कि उनको वो क्यों रखा गया है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए तो इसको आप हिस्ट्री में देखेंगे कि एक हमारे पर रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि चलती डेमोक्रेसी से जनता ही चुनती है वहाँ के सारी लीडरशिप, लेकिन जो एक रिप्रेजेंटेटिव पावर होती है जो रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे कि पहले राष्ट्रपति होती थी, आज हमारे देश में जिसकी हम रिलीजन की बात करते हैं, पहले जब ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हुई थी, लॉर्ड मैकॉले 1861 में नहीं लेके आए थे इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, उसके पहले चीज़ें हमारे जो है वर्ण व्यवस्था, या फिर वर्ण व्यवस्था आप छोड़ें, एजुकेशन सिस्टम हमारे गुरुकुल सिस्टम थे, वैसे काम करते थे। अब चीज़ें बदल गई। अब हमारा क्योंकि ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे युवा रोजगार ढूंढ रहे हैं। पहले के ज़माने में एक स्किल सेट होता था, पिता से पुत्र, पुत्र से पुत्र, 3-4 जनरेशन का स्किल सेट होता था। दे यूज्ड टू बी द बेस्ट, अपने हुनर में वो सबसे बेस्ट होते थे। आप बताइए कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए इस बार का चुनाव? भाई साहब, आज के युग में अगर आप हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे, तो अगर आज आपको बोले कि हम कार्बन कॉपी लेके एक ही चीज़ को 4 बार लिखिए, तो क्या आप लिखेंगे? तो अगर चीज़ें बदली हैं, कंप्यूटराइज युग में हो, डिजिटल युग में हो, आज कोई जाता है क्या कि हम पर्ची लेके विड्रॉल कराएं, या तो एटीएम में जाना चाहता है या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है। तो चीज़ें टेक्नोलॉजिकल है और उसमें आगे बढ़ना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जब अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, तो फिर भारत में क्या जरूरत है जहाँ पे इतनी सारी धांधली की खबरें आ रही है? क्या अमेरिका में पेपर बैलेट से चुनाव हो बैलेट रहा है? पेपर से हो रहा है चुनाव? तो वहाँ की जो चीज सिस्टम है और आपका जो सिस्टम है, इस देश ने, चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, चाहे बाहर की चीज़ ले लो, चाहे बिहार की ले लो, सबने वो धांधली देखी है कि बूथ कैप्चर हो जाते थे, पेटियां गायब हो जाती थी, पेटियों में पानी डाल दिया जाता था। ये हर आदमी ने देखा है। आज रिसेंटली चंडीगढ़ के चुनाव में हो, चाहे पक्ष या विपक्ष, दोनों उस पर आरोप लगाते थे कि यहाँ तो धांधली हो गई। तो बैलेट पेपर की धांधली ऑनलाइन दिखा, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर टिप्पणी कर रहा है। तो कैसे हम उसको जेन्युइन माने? तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि तो ये तो धांधली हो रही है सामने, और वीडियो में दिख रहा है कि वो जो साइन कर रहा है गलत तरीके से। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर क्यों आदमी चाह रहा है कि पेपर बैलेट पे चुनाव हो? हम भी तो चाहते ईवीएम से हो। फिर टेक्नोलॉजिकल आप उस चीज़ पे रहिए, अपडेट हो रहे हैं, अपडेट रहिए। ईवीएम से एक बार में ही धांधली हो सकती है बहुत बड़ी मात्रा में? नहीं, अगर देखिए बेसिक चुनाव है, अगर ऐसा होता तो 2014 में सरकार नहीं बदलती, अगर धांधली हो सकती थी तो। मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, जिसकी सत्ता थी, अगर ऐसा कुछ होता तो वो कर सकते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अगर है तो सुप्रीम कोर्ट में उसको पेश करें, किस तरीके से हो सकता है। आप बताइए। सर, भाई ने यही बोला कि बैलेट पेपर में बहुत धांधली होती थी, पर वो पुराना टाइम था, आज की डेट में नहीं हो सकती, क्योंकि ये हाथ में जिसके है ना, अब ये सारी धांधलियाँ कर देता है। जो अपना चंडीगढ़ के केस में आ गई, तो वो जो धांधलियाँ, वो क्या होती थी? बूथ कैप्चरिंग होती थी, कोई देखने वाला नहीं था। आज जितने भी वहाँ पे वोटर होंगे ना, उसमें ज़्यादा ही वोटर होंगे, तो ये धांधली हो नहीं सकती। लेकिन एक चीज़ है, ईवीएम हैक तो हो सकती है, करते नहीं है। मैं नहीं कह रहा मोदी जी करते, सौरभ भारद्वाज ने मैं नहीं कह रहा मोदी जी करते हैं। हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। फिर अगर हो सकती है तो प्रूफ करें फिर। नहीं, मैं एज एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं, आप पढ़े लिखे लग रहे हो, मैं वैसे बोल रहा हूँ, सबको पता हो सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है ना? पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की है। पॉसिबिलिटी नहीं, इस चीज़ की, हर चीज़ की तो बहुत कुछ है पॉसिबिलिटी वो भी है। technical ईवीएम मैं स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हो, मैं बोल देता हूँ ईवीएम हैक तो हो सकती है, मान लेते हैं, एक नहीं मान ली ना। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को पता बीजेपी ने आना ही आना है। नहीं, कैसे आपको पता? किसको? कैसे आपको पता बीजेपी ने आना? बिल्कुल आना ही आना है। जो माहौल चल रहा है वो आना ही आना है बीजेपी। ठीक है, कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूँ हो सकती है। सर, कुछ भी कर ले। सर, यहाँ बैठा है, करोड़ों चंद्रमा दूर चंद्रयान गया हमारा, वहाँ की पिक्चर यहाँ भेज सकते हैं और ईवीएम हैक नहीं हो सकती। यार क्या बात करते हुए? तो विपक्ष क्यों नहीं हैक कर सर, पा मैं रही? ये नहीं कह रहा कि मोदी जी हैक, मैंने बोला ही नहीं मोदी जी हैक करते हम भी हैं। नहीं बोल रहे। मैं ये नहीं, फिर एक वो- सेकंड, हाँ। एक सेकंड। तो क्या होना चाहिए? बात ये नहीं, कहना होना क्या चाह रहा चाहिए? चुनाव किस पे होना चाहिए फिर? हूं। मैं चुनाव किस पे होना मैं चाहिए? यही उस पे बोल- वीवीपैट लगवा दें। हो तो सकती है। हाँ। अब मेरा ये मानना है कि अगर आ ही रही है बीजेपी, तो मैं तो विपक्ष को बिल्कुल, वैसे ही विपक्ष खत्म है तो है ही नहीं हिंदुस्तान में। तो एक बार बैलेट पेपर से करा के मैं तो 400 सीटें लेके आओ, उसके बाद जिंदगी ईवीएम भी खत्म। क्या 500 ले आओ, इसके बाद ईवीएम भी खत्म। मेरा कहना मतलब है, हमें क्या यार, हमारा जो पीएम बनेगा हमको उसको सलूट है। अगर मोदी जी बनेंगे, मोदी जी को सलूट है। लेकिन मोदी जी के अच्छे काम है तो अच्छे काम है, बोलूंगा बहुत अच्छा काम किया। अगर मेरे को कोई उनके किसी डिसीजन से हो सकता है तो आपके लिए गलत हो, लेकिन आपके लिए सही हो, मेरे लिए सही नहीं, तो मैं तो बोलूंगा ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ, ये तो हो नहीं सकता कि सारे डिसीजन सर नहीं, कोई नहीं ऐसा कोई इस धरती पे है
कि सारे डिसीजन सही होंगे सर बात और कोई भी डिसीजन नया डिसीजन की पॉलिसी आती है तो किसी के लिए अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी होगी, लेकिन दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। मेरे को ये पसंद। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि 80 करोड़ को राशन दिया जाता है, राइट, और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है, तीसरी नहीं पांचवी और तीसरी बन जाएंगे, बनेंगे थर्ड पाँच काल में। तो मैं हर जगह यही बोलते हैं ना कि तीसरी में, चलो तीसरी ही मान लेता हूँ। या तो 140 करोड़ की जनता में 80 करोड़ को राशन लेना नहीं चाहिए। मुफ्त राशन मुफ्ती कह रहा हूँ भाई, मुफ्ती कह रहा हूँ भाई। सर कौन लेता है मुफ्त? अगर मैं भाई सर मेरी सुन तो। अच्छा, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं जो मुफ्त में मिल रहा है? सर देश आज इतनी क्षमता है मोदी जी के पास कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे सकते हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये लोगों से ही तो आ रहा है पैसा। 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई, 11 तो ये पैसा तो हमारे ही पैसे हैं, हम ही लोगों के पैसे हैं। और क्या हमारा ही पैसा है, हमारा ही पैसा तो कुछ लोग लूटते थे ना साहब, तो वही पैसा तो है। पैसा कौन सा है? हमारा ही पैसा हम ही को दे रहे हैं। बताइए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से होना चाहिए? ईवीएम मशीन जो है कौन सी पार्टी लेके आई थी? आज वही पार्टी रो रही है बैठ के, ठीक है ना। जब ईवीएम आया था तो बीजेपी ने भी विरोध किया था, बोला था कि इसे हैक किया जा सकता है, उसने करके भी दिखाया था, उसने कुछ किताब वगैरह भी छापे थे इस पे। सर ऐसा है, देखिए कोई भी मशीन हो, चाहे फ़ोन हो या रॉकेट हो, जिसमें चिप लगती है, हैक हो सकता है। वाइट हाउस की अगर वेबसाइट हैक हो सकती है तो ये टेलीफोन, सेल फोन और ईवीएम तो कुछ नहीं है। ये ईवीएम से ये है ना कि एक बहुत कम टाइम कंज्यूम होगा। लाखों लोग जो है ना एक मशीन पर वोट दे सकते हैं। बैलेट पेपर में ये है कि स्पेस बहुत चाहिए पेटियां रखने के लिए, बैलेट पेपर रखने के लिए, उसके बाद आपको बंदे बहुत चाहिए उनको हिफाजत के लिए, उनका करने के लिए। ये चीज़ होती है। अगर हम कंपेयर करें तो बैलेट पेपर में जो है टाइम बहुत लगेगा, समय बहुत लगेगा, पैसा बहुत लगेगा, स्पेस बहुत लगेगी। ईवीएम में जो है टाइम भी कम लगता है, एक बंदा एक मशीन में बैठ जाएगा, एक मशीन से 1 लाख लोग वोट दे सकते हैं। तो हैकिंग भी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैंने आपको क्या बोला, पहले बोला मैंने, जिस मशीन में चिप लगी हो, चाहे वो सेलफोन हो चाहे वो रॉकेट हो, जिसमें चिप लगी हैक हो सकती है। वही मैंने आपको पहले बोला ना कि व्हाइट हाउस की वेबसाइट हैक हो सकती है। तो ये सेलफोन और रॉकेट और ईवीएम कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? सर जिससे भी हो, एक स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, ढंग से हो, बस जिससे भी हो। आप बताइए, ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? देखिए, बैलेट पेपर की आप बात करो, बैलेट पेपर पहले यूज़ किया गया, लेकिन उसके ऊपर भी धांधले का आरोप लगाया गया। उसमें बोला गया पूरी पेटियां गायब हो जाती थी मतदान से, जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ पूरी पेटियां गायब हो जाती थी। अपनी मर्जी से बैलेट पेपर, कई मूवी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जब बैलेट पेपर हो रहे हैं ठप्पा लगवाता था, खुद ही बैठ करके सारे काम होते थे। बैलेट पेपर भी पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते पूरी तरह उसके ऊपर किसी का लालच। उस समय की बातें अलग थी, अब की बातें अलग है। अब सीसीटीवी कैमरा है, मोबाइल फ़ोन कैमरा है, जिससे धांधली पकड़ी जा सकती है, जैसे चंडीगढ़ के इसमें पकड़ा गया। कोई बात नहीं, मैं आपको कहता हूँ, तो ईवीएम ने, जिससे अब जो ईवीएम है इस टाइम, वो ईवीएम ने पहले रिकॉर्ड बताया है। जब इनकी पाजी की बात, जहाँ तक मैं इनकी बात को कोट करता हूँ, क्योंकि ईवीएम गारंटी ले रही है, अब उसमें किसी तरह की कोई चिप नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है। और ईवीएम ने खुद इस चीज़ को, वहाँ जो हमारे जो इलेक्शन वो हैं कमिश्नर के, उन लोगों ने खुद जांचा परखा है ईवीएम के बारे में, उसके बाद ही ईवीएम पे। और देखो ईवीएम ये लोग है, ये जो आप कह रहे हैं, जहाँ ये स्टेट में जीतते हैं, कर्नाटक में लोग जीते, ईवीएम अच्छी लगी इनको, बहुत बढ़िया थी। केजरीवाल जी यहाँ 70 सीटें जीत चुके हैं, अब की बार 62 जीती है, उससे पहले 70 जीती, तो बढ़िया लगता है ईवीएम। जहाँ ये लोग हारते तो ईवीएम का ठीकरा लेकर आते हैं, जहाँ ये जीतते हैं वहाँ पर चुप रहते हैं। तो ईवीएम जो काम कर रही है वो बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, जेन्युइन और शॉर्ट टाइम में काम होता है, लोगों को पता चलता है। और मैं तो कहता हूँ आगे वाले समय में ईवीएम और ये सबको बंद करके जैसे आधार कार्ड लिंक कर दिया गया है, लोगों को घर बैठकर ही एक सुरक्षा दी जानी चाहिए, ताकि लोग अपने जो आधार कार्ड से लिंक, फ़ोन पर ही कोई ऐसी ऐप हो जिस पर बटन दबाए सीधे डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचे। फिलहाल ईवीएम बेस्ट है, मेरे हिसाब से ईवीएम बेस्ट है, शॉर्ट टाइम में काम हो रहा है। अब आप बैलेट पेपर लाएंगे, आबादी बढ़ रही है हमारे देश में, या तो एक चुनाव हो, एक देश एक चुनाव हो, तो आप कुछ भी कर लो, आप बैलेट पेपर हो। लेकिन जब हर महीने चुनाव हो रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च होता है, आप देखो कितने लोग की, मतलब सिक्योरिटी, कितने लोग वहाँ पे, अगर आप जो बैलेट पेपर लगाते हो, उनकी बात बिल्कुल सही है, बैलेट पेपर के लिए आपको सुरक्षा कड़ी करनी पड़ेगी, इंतजाम कड़े करने पड़ेंगे, खर्चा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, समय भी ज़्यादा लगेगा। उस हिसाब से ईवीएम बेस्ट है। जो आजकल डिजिटल इंडिया के हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं तो ईवीएम बेस्ट है। देखिए, खर्चे की बात ने सर ने कहा, 2019 का एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, दुनिया का सबसे महंगा चुनाव करने वाला भारत,
मतलब ये आप ये वैलिड पेपर पे कह रहे हो तो और महंगा हो जाएगा। और रही बात दूसरी बात, यही कांग्रेसी क्या कहेंगे, कमल नहीं छप रहा है, थपा थप मोदी जी छप रहे हैं। ये बकवास की बातें हैं। हिमाचल में जीतती है कोई दिक्कत नहीं है, उधर ये तेलंगाना जीतती है कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि ये बकवास की बातें हैं। एक कांग्रेस रोड मैप लेके आए, मतलब कि जनमानस को, पब्लिक को विश्वास दिलाए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। जीते हारे वो लगा रहेगा, वो विश्वास वो अभी है। मध्य प्रदेश में 15,000 ऐसे मामले आए कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से वोट नहीं पड़ा। देखिए ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, जो ऐसा हुआ है मुझे तो ऐसा कुछ ये हिमाचल पे भी लगे हैं, हिमाचल पे भी कोई इल्जाम, देखो जो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, इल्जाम लगाना और इल्जाम को साबित करना ये दो अलग अलग मत है। अब आरोप तो जो मर्जी लगाया जा सकता है, आपके प्रूफ तो साबित तो करो। सोशल मीडिया पर इतने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ईवीएम को हैकिंग करके दिखाया जा रहा है कि कैसे हैक हो सकता है। सर हर चीज़ को आप सोशल मीडिया तो ऐसा है, उसमें इतना हैक है, इतना हैक सिस्टम जो नहीं हो सकता है उसको भी हैक करके दिखा देंगे। तो कोई इस पे मत जाओ। सोशल मीडिया अगर कहीं हद तक सही दिखाती है तो पूरी तरह सही नहीं दिखाती। कई चीज़ें एडवांस दिखाई जाती है, टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाया जाता है, बड़ा चढ़ा के दिखा दिया जाता है, झूठ को भी सच बना दिया जाता है, तो पूरी तरह हम उस पर। लेकिन हाँ, प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट शेयर किया है। हाँ, जिसने शेयर करा है उनके पास साक्ष्य है, प्रूफ है, तो वो करे ना, कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना उनके पास किसी तरह का कुछ। तो आप बताइए, ईवीएम से होना चाहिए चुनाव या बैलेट पेपर से होना चाहिए? बिल्कुल ईवीएम से होना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में आती है तब तो ईवीएम का मुद्दा नहीं उठता। वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रसाद सिंह डेमो देते हैं, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। अरे इलेक्शन कमीशन कोई भी चीज़, कोई भी संसाधन वोटिंग के लिए यूज करती है तो भारत की जनता जनार्दन उन पे वोट, उस माध्यम से वोट करती है और पूरी सरकार सियासत खड़ी होती है। तो आप बताओ कि इलेक्शन कमीशन को कौन सी चीज़ रखनी चाहिए और कौन सी दूर करनी चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है? कोई एक्सटर्नल पर्सन बताएगा कि बैलेट करना है, ईवीएम करना है? तो पूरी कमेटी देखो, केंद्रीय जांच एजेंसी कोई भी होती है उस पर सख्त सवाल करना मतलब ये बिल्कुल गलत है। अपने देश की भरोसेमंद संस्था पे जब चंडीगढ़ में साफ साफ आया है कि वो धांधली करते हुए पकड़े गए हैं, तो फिर क्यों न उठाया जाए ईवीएम का मुद्दा? देखो ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं है, अभी कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तो ईवीएम का मुद्दा पकड़ेंगे, क्योंकि अभी विपक्ष के पास मुद्दा कौन सा है? आप बताओ, कोई मुद्दा है क्या? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और उनके ही कुछ मंत्रियों ने भाजपा जोड़ो यात्रा कर दी अभी पिछले 1-2 महीने में, तो वो तो संभल लेते हैं। तो चीज़ें क्या, अभी राजनीति का रंग रूप बदल रहा है बहुत। मोदी जी तीसरे में, अभी आज 100 मिनट के भाषण में 200 बार विपक्षियों पे दहाड़े हैं। क्यों? क्योंकि पुराने शासक कितने अपनी, देखो भारत ये अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति इतिहास के साथ ख़त्म करने के लिए, संस्कृति ख़त्म के लिए क्या क्या पैतरे नहीं किए गए थे। भारत मोदी जी के नेतृत्व में सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। विदेशी आक्रमणकारी डच, पोर्तुगल, मुगल, अंग्रेज सब आए और उनका भला बुरा इतिहास पढ़ने के लिए हमें छोड़ दिया। तो आप बताओ कि भारत का इतिहास बरकरार रहे, संस्कृति बरकरार रहे, सनातन बनकर रहे, उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी हर एक वर्ग को टारगेट करके काम करते हैं और मैं तो बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ईवीएम बरकरार रहेगा और ईवीएम में ऐसा कोई गड़बड़ी वाला, धांधली वाला कोई किस्सा ही नहीं है। बैलेट पेपर में तो ज़्यादा ही होता था ऐसा कुछ। और अभी जो सरकार बनने जा रही है, विकास के नाम पे वोट लोग देते हैं। राम का भी मुद्दा है, जो राम का नहीं है ना वो कोई काम का नहीं है। उसका कारण है, राम को विपक्षियों ने काल्पनिक बताया। बीजेपी बोल रहे हैं कि जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। ईसाई लोग नहीं मानते राम को, मुसलमान लोग नहीं मानते, सिख लोग नहीं मानते राम को, तो वो किसी काम के नहीं है। देखो उसका कारण है राजनीति, नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र साथ चलना चाहिए। जिस देश में नीति शास्त्र के बेस या ये धर्मशास्त्र के बेस राजनीति नहीं हुई, मैंने क्या पूछा कि क्या वो राम के नहीं है क्या ये लोग? नहीं, देखो राम हर कण कण में राम, हर जगह राम है, अत्र तत्र सर्वत्र। लेकिन दिक्कत क्या है, विपक्षों को सिर्फ 2 नाम से ही दिक्कत है, जय श्री राम और नरेंद्र मोदी से। 2 नाम हटाओ तो विपक्षियों को तकलीफ ही नहीं है। तो जय श्री राम का नारा राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसकी वजह से दिक्कत है ना। देखो राजनीतिक तौर पे क्यों नहीं करेंगे, करनी चाहिए, क्योंकि सरयू नदी लोही से
बही है, पसीना ये विनय कटियार, उमा भारती, ऋतुमरा जी, अडवाणी जी, अटल जी, मोदी जी ने प्रण लिया और बहुत पसीना बहाया, तब ये राम मंदिर बन पाया है। राम मंदिर से लोगों को दिक्कत क्यों है? 25,000 करोड़ का स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ेगा अयोध्या में, तो वो दिख नहीं रहा है, मोदी की उपलब्धि दिख नहीं रही है। और मुद्दे ऐसे लाते हैं जो वाहियात है और आगे चलने वाले नहीं है। विपक्षियों ने क्या बोला था कि हमें न्योता नहीं मिलता, न्योता नहीं मिला तो भी नहीं गए। न्योता जैसे उन्होंने ठुकराया है ना, लोकसभा 24 में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनता भी उनको ठुकराएगी। और जैसे टाइम टू टाइम जातियाँ प्रजातियाँ लुप्त होती है ना, विपक्ष भी लुप्त होता जाएगा। और देखो विपक्ष कैसे सियासत करता है और भाजपा, वो दो गुरु मंत्र अलग अलग है, रात दिन का फर्क है। अंग्रेजों वाली नीति है विपक्षियों में और कांग्रेसियों में डिवाइड एंड रूल, और बीजेपी में है यूनाइटेड एंड रूल, एकजुट करके। अच्छा, राम मंदिर जो बना है उससे क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा क्या? ऐसा बोल रहे हैं कि क्या उसकी राम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके भीख मांगेंगे क्या? अरे राम मंदिर से क्यों, तो तब तो ताजमहल को भी बंद करवा दो, वहाँ से रोजगार नहीं पैदा हो रहा है क्या? तो जहाँ मॉस्क होते हैं वहाँ रोजगार क्यों मॉस्क बनाया, वो क्वेश्चन नहीं होता है। अयोध्या में भी ज़मीन दे गई है, तो बोल रहे हैं कि यहाँ मंदिर बनना, यहाँ हॉस्पिटल बननी चाहिए थी, कोई शैक्षणिक संस्था बननी चाहिए थी, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी। तो मुझे वो माइनॉरिटी को आपके माध्यम से संदेश है, आपको जहाँ बाबरी मस्जिद की ज़मीन दे दी गई है वहाँ यूनिवर्सिटी खोल दो, वहाँ हॉस्पिटल खोल दो। क्यों राम मंदिर बनने जा रहा है इसलिए आप ऐसे नुस्ख निकाल रहे हो कि वहाँ कुछ ऐसे बनना चाहिए था? देखो जहर उगलने का काम ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, जितेंद्र आहवाड़, जितने लोग जो वामपंथी, कटपंथी और सनातनी के विरोधी हैं ना, उनको अभी समझना चाहिए कि अपना वो राजनीतिक कार्यकाल है ना ख़त्म होने जा रहा है और अब उनको अपने राजनीति से भी 24 के बाद संन्यास लेना पड़ेगा। ये विपक्षी का गठबंधन है ना, ये इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में लास्ट गठबंधन है, उसके बाद गठबंधन बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ममता दी बोले मैं अलग से। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत गठबंधन होना चाहिए और विपक्ष होना चाहिए, तो इसके कम से कम 200 सीट तो उनको जीतना चाहिए, तभी तो देश में मजबूत विपक्ष होगा। देखो वो विपक्षी क्या बोलते हैं, लोकतंत्र खतरे में। मैं तो बोलता हूँ विपक्ष और विपक्षी खतरे में। लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में नहीं है, वो खतरे में इसलिए लोकतंत्र खतरे में ऐसा बोलते हैं। विपक्षियों को अभी समझ जाना चाहिए कि उनके परिवारवाद वाले लोगों ने, अवसरवादी लोगों ने क्या क्या गलती की। कार सेवकों पे गोली किसने चलाई, करपात्री जी महाराज पे गोली किसने चलाई, शाहबानू का इसमें डिसीजन किसने लिया। तो आप बताओ कि पुराने शासक समझ जाए ना कि हमें कहाँ कहाँ गलती हुई है। अगर वो गलती सुधार लेंगे ना तो भारत की जनता विपक्ष में भी बैठने के लायक छोड़ेगी, वरना विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं छोड़नी है। अगर वो अपनी गलती नहीं सुधारते, विपक्ष होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब कांग्रेस रूलिंग पार्टी में थी तो भाजपा विपक्ष के तौर पे बहुत मजबूत था संसद में, तो कांग्रेस क्यों यार, उनका गठबंधन है क्यों नहीं हो रहा है? उनको नहीं नारा दिया है जीतेगा इंडिया, हाँ जीतेगा इंडिया, वो नहीं जीतने वाले हैं। तो आप देखो उनका, आप एक दूसरे का मुंह देखने का पसंद कर रहे हैं, अभी एकजुट बन के बैठे, तो नेतृत्व शक्ति तो है नहीं। राहुल गांधी को तो मैं पॉलिटिकल मैच्योर मानता ही नहीं हूँ। उनको कब क्या कहाँ क्या बोलना है उनको पता ही नहीं है। उन्होंने तो एमफिल कर रखा है, मोदी से ज़्यादा पढ़े हुए हैं। देखो कोई हार्वर्ड, कैम्ब्रिज या विश्व की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने से देश चलाने की और नेतृत्व करने की शक्ति नहीं आती है। उसके लिए प्रजा का दुख दर्द सामर्थ्य कैसा है अपने में, और जो सहिष्णुता, जो भावना होती है कि राष्ट्र के लोगों की भावना क्या है, देश किस दिशा और दशा में जा रहा है, वो समझने की अहमियत रखते हैं। वो ये सच्चे नेता। एक राष्ट्र नेता का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनते हैं, पहले राष्ट्र, दूसरे अपना समाज, तीसरा अपना पक्ष और चौथा अपने निजी मसले। विपक्षियों का अलग है, पहले अपने निजी मसले। राहुल गांधी तो आम लोगों से जाके मिल रहे हैं, पूरा देश भर की यात्रा कर रहे हैं और सबके दुख दर्द समझ रहे हैं। वो तो देखो राहुल गांधी को मंदिर जाने मोदी ने इंस्पायर किया, मोदी जी ने सिखाया। क्या बचपन से जाते थे क्या राहुल गांधी? क्या बचपन से मंदिर जाते थे क्या? नहीं, उन्होंने, मोदी जी ने इंस्पायर किया मंदिर जाने के लिए। और मंदिर भी कब जाते हैं? वो माहौल देखते हैं, मौसम देखते हैं, तब वो मंदिर जाते हैं। क्या राजनेताओं का ये काम है कि मंदिर जाते रहे, कभी विदेश जाते रहे, सिर्फ यही काम है? उनको काम डेवलपमेंट का काम नहीं है? नहीं, देखो मोदी जी शुरुआत से मंदिर जाते हैं, सनातनी प्रकृति है, देश विकास की बात करते हैं। और मैं तो बोलता हूँ हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। विराट कोहली और मोदी में सिमिलरिटी क्या है पता है? विराट कोहली मैदान में उतरते हैं ना
तो बॉलरों के पसीने छूट जाते हैं, और मोदी जी चुनावी रण मैदान में उतरते हैं तो विपक्षियों की गारंटी वारंटी और रणनीति फेल हो जाती है। तो मोदी जी जो वोट बैंक के कन्वर्जन के सबसे बड़े जादूगर है, विश्व गुरु हैं, और वो राजनीति के चाणक्य है। मोदी जी आप बताओ 365 दिन भी एक दिन छुट्टी ली हो, या काफ़ी सालों के कहीं बीमार चल रहे हो, उनका कोई ऑपरेशन हुआ हो, या कहीं विदेश घूमने चले गए, एक इंसिडेंट आप बता दो। और इनका देखो पावर, मालदीव ने आप देख लिया ना, उनका पावर क्या है मोदी। मालदीव के साथ जो रिश्ते खराब हुए हैं तो इससे चीन को फायदा हो रहा है, वो चीन उसके करीब आ रहा है, जिससे हमें नुकसान होने वाला है। देखो 2014 के बाद जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की हंसी भी मुस्कुराहट ही गायब हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ मोदी जी। क्योंकि मोदी जैसा विश्व लीडर आज तक न भारत ने विश्व को नहीं मिला, पूरा विश्व को लीडर है। कोरोना में लीड कर रहे थे। विश्व फलक के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, WHO हो, जितने UN हो, जितने वीटो पावर्स, जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मोदी की पकड़ कितनी है आपको पता है। तो चीज़ क्या है, मोदी सिर्फ इंडिया के नहीं, विश्व के गुरु हैं, विश्व लीडर है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए उनको पूछा जाता है, राय ली जाती है। पहले मनमोहन सिंह इंटरनेशनल फलक पे जाते थे, तब कोई दूसरा प्रेसिडेंट उनके सामने देखता भी नहीं। आपने वीडियो देखा होगा। मोदी जी आते हैं ना, तो एक वीडियो आपने देखा होगा, बाइडन पीछे से आके उनको हाथ मिलाया। तो ये क्या पावर नहीं है क्या? सुपर पावर ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट भी मोदी जी को रिस्पेक्ट करता है। क्यों करता है? अभी तो कुछ लोग बोल रहे थे कि एक बार मोदी जी गए थे, अमेरिका गए थे, तो वहाँ के राष्ट्रपति उनको लेने भी नहीं आए एयरपोर्ट पर। नहीं, उनका कोई बिजी शेड्यूल होगा तो नहीं लेने आए होंगे। बाकी मोदी जी तो देखो आप, ये अमेरिका वाले, दूसरे देश वाले मोदी की नीति मांग रहे हैं, मोदी मांग रहे हैं। जैसे कि मैक्रोन फ्रांस वाले क्या मांग रहे हैं, मोदी जी मुझे 2 चीज़ दे दो। क्या? बाबा और बुलडोजर। क्योंकि वहाँ तो अभी ये ट्वीट किया गया था, तो ये बाद में पाया गया ये ट्वीट तो फर्जी है। देखो मोदी की बोलबाला है, उनकी नीतियाँ, रणनीतियाँ, और जो कार्यकाल रहा है आप देखो ना। 2014 के बाद उन्होंने खड्डे भरे, उसके बाद अब दूसरी बार में नया भारत बनाया, और 24 में समृद्ध भारत बनाएंगे, वो पक्का है। क्योंकि मोदी जी की जो नीतियाँ रही हैं वो पूरे देश हित के लिए, समाज हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए होती। और जो नेता राष्ट्र हित के लिए नहीं सोचता ना, उसका फ्यूचर बहुत नहीं है, और उसको राजनीति से संन्यास लेना पक्का है। तो हमने दिल्ली के CP में यहाँ पर मौजूद युवाओं से बात की और जाना कि 2024 का लोकसभा चुनाव क्या EVM से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो लोगों ने तरह तरह के राय दिए। किसी ने कहा कि EVM से होना चाहिए, किसी ने कहा बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा कि EVM से होना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगता है। और इसी तरह के खबरों के लिए आप देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।